जय हिंद दोस्तों। आज हम 5 दिसंबर 2024 विजन एस्टिमेट्स को सिंप्लीफाई करेंगे। 4 दिसंबर को मैंने जो आपको क्वेश्चन दिया था उसका हमारा आंसर है सी। यहाँ पे देख लीजिएगा। और ये जो मैंने मेंस बेस आपको क्वेश्चन दिया था ये उसका आंसर है। ठीक है, इसको हम हमारी बड़ी न्यूज खत्म हो जाएगी तब डिस्कस करेंगे। एंड आपको इस वीडियो की पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बड़ी न्यूज कवर करते हैं। तो वही यूएनसीसीडी ने रिसेंटली रिपोर्ट रिलीज की है वर्ल्ड ड्रॉट एटलस को लेकर। ये अभी अभी हमने देखा था सीओपी 16 की जो मीटिंग चल रही है, यूनाइटेड नेशन सीसीडी, जो कि वर्ल्ड को डिजर्टिफिकेशन से बचाता है, उधर उधर ही रिलीज हुई थी। सबसे पहले तो ड्रॉट की बात चल रही। तो ड्रॉट क्या होता है? तो कोई प्रोलॉन्ग पीरियड जब वाटर की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, जिसके थ्रू वाटर का अवेलेबिलिटी में इम्बैलेंस आ सकता है, क्वालिटी में डिस्टर्बेंसेस आ सकते हैं और उसकी डिमांड भी हैम्पर हो सकती है, तो उसको हम ड्रॉट बोलेंगे। ठीक है, ड्रॉट का मतलब कभी भी ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ बारिश नहीं गिरना। ठीक है, किसी भी सिनेरियो से कोई भी रीजन से अगर पानी की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है तो उसको हम ड्रॉट बोलते हैं। रिसेंटली कहाँ कहाँ ड्रॉट आया है? तो भाई ग्रेट प्लेन्स ऑफ यूएस एंड बार्सिलोना इन स्पेन। अभी देखो ड्रॉट के रीजंस क्या क्या हो सकते हैं। तो वही लो रेनफॉल हो सकता है, अनसस्टेनेबल तरीके से वाटर को हमने एक्सट्रैक्ट किया है तो हो सकता है, और स्ट्रॉन्ग एल नीनो भी हो सकता है। ठीक है, अभी मुझे आप ये बता दीजिएगा एल नीनो क्या होता है। हमने 2-3 बार डिस्कस कर लिया है, तो बता देना। ठीक है, ओके। इम्पैक्ट ऑफ ड्रॉट क्या क्या हो सकता है? सबसे पहले वाटर सप्लाई आपकी कम हो जाएगी, वहां पे शॉर्टेजेस आ जाएगी, और फिर एग्रीकल्चर के अंदर क्रॉप फेलियर हो जाएगा आपका। हाइड्रो पावर को देखें तो वाटर लेवल डिक्रीज होने की वजह से आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कम हो जाएगी, क्योंकि हाइड्रो पावर डिपेंड किसके ऊपर करता है कि वाटर वहां पे कितना है। फिर भाई नेविगेशन में देखें तो इनलैंड वाटरवेज चलते हैं, हमारे यहाँ पे कम यूटिलाइज होते हैं, बट बाहर तो बहुत चलते हैं, तो ये भी आपका खत्म हो जाएगा, क्योंकि अगर पानी ही नहीं बचेगा तो आप वाटरवेज का यूज ही नहीं कर सकते हो, राइट। फिर इकोसिस्टम में लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हो जाएगा और हैबिटेट डिस्ट्रक्शन होगा फॉर फ्लोरा एंड फोना। अब ये किस लिए जरूरी है हमने देख तो लिया, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं भाई। तो ऑलरेडी यूपीएससी ने 2016 में ड्रॉट के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया है, और ऊपर से हर साल एक ना एक डिजास्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि भाई साइक्लोन से हो सकता है, फिर लैंडस्लाइड से हो सकता है। साइक्लोन लैंडस्लाइड से बहुत बार पूछे गए हैं, फिर भी फ्लड से पूछा गया है, बट ड्रॉट से पूछा गया उसको बहुत टाइम हो गया है, तो इसलिए पॉसिबिलिटी है कि वही आ जाए, तो हमें याद रखना है। ठीक है, ये हो सकता है, और ये कॉमन सेंस भी है कि ड्रॉट्स के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। ओके, तो मेजर्स क्या क्या हमने लिए हैं? तो ग्लोबल इंटीग्रेटेड ड्रॉट मैनेजमेंट प्रोग्राम, फिर यूएनसीसीडी का ड्रॉट रेजिलियंस, सॉरी नॉट जस्ट ड्रॉट रेजिलियंस बट इट इज ड्रॉट रेजिलियंस एडेप्टेशन एंड मैनेजमेंट पॉलिसी ड्रैम्प। ओके, और फिर नेशनल लेवल पे देखें इंडिया पे, तो नेशनल पॉलिसी फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, नेशनल एग्रीकल्चर ड्रॉट असेसमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, फिर हमने बहुत सारी अर्ली वार्निंग सिस्टम इंस्टॉल की हुई है, और बहुत कुछ है। ठीक है, अभी देख लीजिए ये जो हमने लॉन्च किया हुआ है ये एटलस, इसमें क्या क्या होने वाला है। तो इन्होंने 3 मेजर ड्रॉट मैनेजमेंट और एडेप्टेशन के लिए इशू की है गाइडलाइंस। सबसे पहले भाई रिएक्टिव, फिर प्रोएक्टिव, और फिर प्रोस्पेक्टिव। रिएक्टिव में क्या है, जो अब तक हो चुका है उसको कैसे मैनेज करना है। ठीक है, जैसे कि भाई इमरजेंसी ड्रिंकिंग और वाटर सप्लाईज को असिस्ट करना, फिर सब्सिडीज देना क्रॉप्स और लाइफ स्टॉक के लिए, और फिर रिलीफ फंड को इशू करना, क्योंकि जो हो चुका वो तो हो चुका, अभी तो सिर्फ हम एक्स्ट्रा में मेजर्स कर सकते हैं, कुछ सुधार कर ले। फिर भी प्रोएक्टिव है कि न हो उसके रिड्यूस करना रिस्क को। कैसे? तो अर्ली वार्निंग सिस्टम एस्टैब्लिश कर देंगे हम, सीजनल माइक्रो क्रेडिट और क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम लेके आएंगे, और फिर एट लास्ट है प्रोस्पेक्टिव, कि होने ही न देना, फ्यूचर के रिस्क को अवॉइड कर देना। वो कैसे हो सकता है कि ड्रॉट के जो रीजन है उसको ही हम कर्ब कर दें, जैसे कि भाई क्लाइमेट चेंज के ऊपर हम काम करें तो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर सिस्टम, फिर डिजास्टर रेजिस्टेंट वाटर सप्लाई सिस्टम, और फिर लैंड यूज प्लानिंग टू अचीव लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी। ओके, अभी देखो एग्जाम में आप इसको कैसे यूज कर पाओगे। समझ लीजिए ड्रॉट के ऊपर क्वेश्चन आता है तो आप अटेम्प्ट कैसे करोगे। सबसे पहले तो भाई आप ड्रॉट की डेफिनेशन लिख दीजिए, ये होता है। दूसरी अप्रोच क्या हो सकती है, रिसेंटली अगर कोई जगह पे ड्रॉट आया है और आपको पता है तो आप वो कोट कर सकते हो, भाई रिसेंटली ग्रेट प्लेन्स ऑफ यूएसए हिट बाय अ सीवर ड्रॉट। तो ये आपके इंट्रोडक्शन कैसे करना उसके स्टांस हो जाएंगे। फिर आप जो भी क्वेश्चन में पूछा गया कि अगर इम्पैक्ट पूछा गया तो भाई इम्पैक्ट लिखिए। फिर एट लास्ट कुछ भी पूछा गया हो आपको रिकमेंडेशन तो देनी ही पड़ेगी। उधर आप लिख सकते हैं कि भाई वी शुड ट्राई टू इम्प्लीमेंट यूएनसीसीडीज वर्ल्ड ड्रॉट एटलस गाइडलाइंस एंड अप्रोच ड्रॉट मैनेजमेंट एंड एडेप्टेशन बाय रिएक्टिव, प्रोएक्टिव एंड प्रोस्पेक्टिव स्टैंड्स। ओके,
तो यही इजी हो जाएगा कि सिर्फ आप ये 3 पॉइंट भी लिखोगे ना, उधर से ही आपका काम हो गया। ओके, तो ये मैंने आपको बताया कि ऐसी चीजों को यूज कैसे करना है, और सिर्फ इधर ही नहीं कि समझ लीजिए ड्रॉट का ही आएगा तो क्वेश्चन आपको ये आंसर लिख सकते हो, ऐसा नहीं है। आप इवन समझ लीजिए कि कोई भी क्वेश्चन आता है, साइक्लोन के ऊपर क्वेश्चन आ गया, तो भी आप रिकमेंडेशन में तो लिख ही सकते हो ना कि वी शुड मैनेज साइक्लोन बाय रिएक्टिव, प्रोएक्टिव एंड प्रोस्पेक्टिव अप्रोच। यानी ये जो वर्ड है उसको कैसे यूज करना उसकी आदत डाल लीजिए। जो आ रहा है उसको मैं कहाँ पे डाल सकता हूँ, कैसे डाल सकता हूँ, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अभी आगे देखते हैं। ठीक है, फिर है वर्ल्ड बैंक एनुअल इंटरनेशनल डेट रिपोर्ट। कुछ भी नहीं है, एकदम 10 सेकंड में हम देख लें। इतना है कि भाई वर्ल्ड बैंक ने इशू किया है कि कौन से कंट्रीज में कितना डेट पड़ा हुआ है और क्या क्या डेट की सिचुएशन है। क्या क्या बोला है कि भाई एक्सटर्नल डेट मतलब जो भी कंट्रीज है, लो मिडिल इनकम कंट्रीज, उनके डेट राइज होता जा रहा है बाई 2.4%। ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों भाई डेट बढ़ता जा रहा है, तो भाई मॉनेटरी पॉलिसी बहुत टाइट है कंट्रीज की। फिर बांग्लादेश और इंडिया ने एक्सपीरियंस किया है 90% इंक्रीज इन इंटरेस्ट पेमेंट इन 2023। कुछ भी काम का नहीं है, ये पूरा का पूरा नहीं काम का है, सिर्फ एक लाइन काम की है। इतना रख लीजिए कि भाई लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज में ड्रॉट के लेवल हाई हो रहे हैं, दैट्स इट। सॉरी, ड्रॉट के क्या, डेट के लेवल हाई हो रहे हैं, दैट्स इट। इतना ही याद रखना है, बाकी कुछ याद नहीं रखना है। फिर सॉल्यूशंस क्या क्या है भाई, डेट क्यों बढ़ता जा रहा है, इम्पैक्ट क्या होगा इसका। तो भाई क्रिटिकल सेक्टर्स लाइक हेल्थ, एजुकेशन, एनवायरनमेंट के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। वे हेड क्या हो सकते हैं, तो ग्लोबल फाइनेंशियल रिफॉर्म्स करने चाहिए हमें। फिर हमें मिटिगेट करना चाहिए प्रेडेटरी लैंडिंग्स को, क्राइसिस रेजिलियंस जैसे कि क्लाइमेट रेजिलियंस और डेट क्लॉज को, स्टैंडस्टिल रूल को हम थोड़ा और इंप्रूव कर दे कि भाई क्लाइमेट के रिलेटेड जो डेट मिल रहा है उसको थोड़ा सा ईजी कर दो। और फिर एट लास्ट इंप्रूव कीजिए आप रीस्ट्रक्चरिंग मैकेनिज्म लाइक ऑटोमेटिक रीस्ट्रक्चरिंग रूल्स एंड ग्लोबल डेट अथॉरिटी। कुछ भी याद रखने का है नहीं, जरूरत है। ठीक है, ये सब एकदम बेसिक है। आपको बस ये बताओ कि आपको अगर डेट नहीं लेना है तो क्या क्या होना चाहिए, या फिर डेट को मैनेज करना है। एक तो भाई सस्ती लोन मिल जाए, तो वो हो सकता है कि भाई फाइनेंशियल रिफॉर्म कीजिए। फिर प्रेडेटरी लेंडिंग मतलब कैसी लेंडिंग, कि जिसमें जो लोन ले रहा है उसको यही एम है कि इसका भी पूरा खा जाए पैसा हम, तो भाई उसको रिड्यूस कीजिए। भाई रिड्यूस कीजिए आप कंसेशनल, इंक्रीज कीजिए कंसेशनल फाइनेंसिंग को, और रिड्यूस कीजिए इंफॉर्मेशन एसिमेट्री को। मतलब इन शॉर्ट इजी लोन देनी है, दैट्स इट। और फिर क्राइसिस क्या है, जैसे कि क्लाइमेट रिलेटेड कुछ उधर इशू आ गया है तो उसको उधर आप इजी लोन दे दीजिए, उधर ज्यादा ना हो। और फिर एट लास्ट इंप्रूव कर दीजिए अपने पूरा रिस्ट्रक्चर कीजिए अपना मैकेनिज्म को। यही नॉर्मल सब बात है, क्योंकि एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म में कुछ प्रॉब्लम है तभी तो हमें नया बनाना चल रहा है, तभी तो दिक्कतें आ रही है, तो हमें नया बनाना पड़ेगा। मेनली तो हमें बस यही याद रखना है कि एज पर वर्ल्ड बैंक, लो मिडिल इनकम कंट्रीज डेट is constantly rising or is risen by 2.4% in 2023। ओके, ये लाइन आपकी बहुत जगह काम आएगी, इसको आप आईएमपी समझ लीजिए, ये आपको आंसर लिखने में बहुत जगह काम आएगी। चलिए अभी आगे देखते हैं, क्लेमेंसी पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड यूएसए। अभी देखो ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, ऑलमोस्ट हर साल इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को किसी के साथ हम कंपेयर करते हैं, मतलब ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे 2019 में पूछा गया था कि फ्रांस के साथ कंपैरिजन किया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की सेक्युलरिज्म का। फिर एक बार क्वेश्चन था यूएसए के प्रेसिडेंट का कंपैरिजन किया था कि भाई पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ जो गवर्नमेंट होती है क्या फर्क होता है। फिर शायद ब्रिटिश के प्रेसिडेंट के और इंडिया के ब्रिटिश प्रेसिडेंट के बारे में कंपैरिजन पूछा गया था। और अभी यूएस की बात चल रही है तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हाँ हम कर लिए क्लेमेंसी पावर ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, सबसे पहले न्यूज में क्यों है ये क्लेमेंसी पावर। क्लेमेंसी पावर क्या होती है, माफ कर देने वाली पावर। ठीक है, जो पार्डनिंग पावर हम बोलते हैं ना, वही। तो यूएस के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, उनके सन के ऊपर चार्जेस लगे थे टैक्स वायोलेशन के और गन कन्विक्शंस के, बट बाइडेन जी ने क्या किया, उनको अनकंडीशनल पार्डन दे दिया, क्योंकि वो तो प्रेसिडेंट है, वो दे सकते हैं ना। तो अनकंडीशनल पार्डन दे दिया कि हाँ भाई इसको मैं निर्दोष साबित करता हूँ। अभी पार्डनिंग पावर होती है उसको हम देख लेते हैं, हम कंपेयर करते हैं। ठीक है, सबसे पहले इंडिया की देख लेते हैं, मतलब दोनों साइड बाय साइड देखेंगे कि इंडियन प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर किधर दी गई है, तो 72 कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में दी गई है। जबकि यूएस की कहाँ पे दी गई है, तो आर्टिकल 2 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फिर इंडिया का स्कोप देखे तो एक किधर भी कर सकता है। ठीक है, कोई यूनियन का लॉ उधर भी चल जाएगा पार्डनिंग पावर, और स्टेट का लॉ उधर भी चल जाएगा। बट यूएस में सिर्फ यूनियन यानी कि फेडरल के कोई क्राइम है तो ही चलेगा, कोई स्टेट का क्राइम है तो वहां पे प्रेसिडेंट कुछ भी नहीं बोल सकता है। ऐसा क्यों है, क्योंकि वहां पे स्टेट ऑटोनोमस होते हैं। ठीक है, वहां पे स्टेट की ज्यादा जलती है, हमारे यहाँ पे यूनियन की ज्यादा जलती है, वहां स्टेट की ज्यादा जलती है, इसीलिए। फिर डेथ पेनल्टी देख लें,
तो पार्डन भी डेथ के सेंटेंस में भी दिया जा सकता है, जबकि यहाँ पे कोई फेडरल है, मतलब यूनियन का कोई कानून है, उन्होंने कोई सजा दी है तो उसको ही पार्डन किया जा सकता है। स्टेट ने अगर सजा दी है तो पार्डन अगेन नहीं हो पाएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर स्टेट ने उसे बोला हो कि भाई इसे 100 कोड़े मारे जाए, तो बंदा कुछ नहीं कर सकता है। पार्डन पूरा का पूरा माफी, डेथ सेंटेंस तो दूर की बात है। फिर एग्जीक्यूटिव ब्रांच, तो भाई यहाँ पे हम ये याद रख लेना आप, जजमेंट मारू राम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। वहां पे कोर्ट ने बोल दिया था कि जो प्रेसिडेंट की पावर है ना, ये पार्डनिंग पावर, वो डिस्क्रिशनरी नहीं है। उनको कैसे एक्सरसाइज करनी है? बाय एक्ट एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। मतलब प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता है, जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलेंगे ना उसी तरीके से करना है। जबकि यूएस में क्या है, अपनी मर्जी से कर सकता है, इसीलिए तो इसने अपने बेटे को छोड़ दिया कि जाने दो भाई। अगर एक्ट एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता तो शायद ये न हो पाता। फिर जुडिशियल रिव्यू की बात करें तो लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू है, जबकि कोर्ट यहाँ पे सॉरी लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू है कि कोर्ट आपको देख सकता है, मतलब जुडिशियल रिव्यू कर सकेगा, बट जनरली ऐसा नहीं होगा। ठीक है, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस है, उन्हें लगता है कि हाँ भाई ऐसा होता है, कुछ दिक्कत है तो करेगा, बाकी नहीं करेगा। जबकि यूएस की हम बात करते हैं तो वो जनरली भी कर लेते हैं, बट उसे ऐसा सिर्फ लगना चाहिए कि यहाँ पे जो केस है वो करप्शन और अब्यूज ऑफ पावर है। तो यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी है कि जो बाइडेन ने किया है वो अब्यूज ऑफ पावर के क्लॉज को यूज करते हुए कोर्ट रिव्यू कर ले। बट हाँ, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, जो प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर है ना, वो इंडिया के अंदर क्या है, तो जुडिशियल रिव्यू का पार्ट है। ठीक है, लिमिटेड यूज करते हैं, ज्यादातर करते नहीं है, बट हाँ है सही। फिर एट लास्ट क्या है, लिमिटेशन। तो पार्डन हर एक को नहीं कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि अगर कोई बंदा पार्लियामेंट से इम्पीच्ड हुआ है तो उसके रिलेटेड पार्डनिंग पावर नहीं चलेगी। ठीक है, और सेम टू सेम चीज यूएस में भी है कि कोई बंदा अगर इम्पीच्ड हुआ है और कन्विक्ट हुआ है बाय कांग्रेस मतलब उसकी पार्लियामेंट, तो भी आपकी पार्डनिंग पावर नहीं चलेगी। ओके, अभी देखो यूएस का तो आपको याद रखना ही रखना है, इंडिया का मेन याद रखना है। इंडिया का तो पता ही होना चाहिए आपको। आप ना होमवर्क ये आपका आज का, कि जो प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर है ना, वो आप लक्ष्मीकांत से रिवाइज कर लो, और साथ ही साथ जो गवर्नर की पार्डनिंग पावर है वो भी आप लक्ष्मीकांत से रिवाइज कर लो। और इम्पोर्टेंट क्लॉज क्या है हमारे पार्डनिंग पावर के, तो भाई जुडिशियल रिव्यू का ये पार्ट है। यस, क्या ये सबको कर सकता है यूज? नहीं कर सकता। इम्पीच पर्सन है तो वो नहीं हो सकता है। और कौन सा जजमेंट हो? तो मारूराम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। चलिए आगे देखते हैं। फिर मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने अप्रूव किया है 40 प्रोजेक्ट्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ लेसर नॉन टूरिज्म। तो देखो हमने ये पहले भी डिस्कस कर लिया था कि रिसेंटली हम स्कीम लेके आए हैं, SASCI, सासी स्कीम, या फिर वॉट एवर यू प्रोनाउंस इट, स्पेशल असिस्टेंस फॉर स्टेट्स यूनियन टेरिटरी फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट स्कीम। इसमें हमारा फोकस क्या रहता है कि भाई सारे स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के अंदर हमें टूरिज्म को प्रमोट करना है, दैट्स इट। और इसमें हमने क्या बात की है, जो 40 ऐसे प्रोजेक्ट हम लेके आए हैं जिससे जो लेसर नॉन टूरिज्म साइट्स है ना, उसको हम प्रमोट करेंगे। कौन कौन सी साइट हो सकती है? एग्जाम्पल है कि भाई रंगघर इन असम, फिर मत्स्यगंधा लेक इन सहरसा बिहार, और वैसे बहुत सारी है, सारी याद रखने की आपको जरूरत नहीं है कुछ भी, बट हाँ ये हम प्रोजेक्ट लेके आए हैं। इसका मेन फायदा क्या होगा ये स्कीम का? तो आपको लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट फ्री लोन दी जाएगी फॉर पीरियड ऑफ 50 ईयर्स। और भाई स्टेट को कितने टाइम में ये जो भी लोन ले रहे हैं उसमें प्रोजेक्ट वो बनाएंगे ना, तभी उनको लोन मिलेगा। तो जो भी प्रोजेक्ट वो बना रहे हैं ना, उसकी टाइमलाइन क्या है कि 2 साल में आपको प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। लोन भले ही 50 साल तक चले, बट प्रोजेक्ट आपको 2 साल में करना है। इससे क्या होता है, इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छा होता है। तो ऐसा टेन्यूर का जो आप सनसेट क्लॉज रख देते हो ना, वो बहुत जरूरी है। ओवर टूरिज्म देख लेते हैं। occurs when destination receive more tourists than it can be sustainably accommodated। मतलब क्या बोल रहे हैं कि समझ लीजिए कोई साइट है, वहां पे ज्यादा से ज्यादा टूरिज्म में 100 बंदे आए ना तो ठीक है, 100 लोगों को वो साइट सस्टेन कर सकती है। इसको ना ऐसा बोल लीजिए, ये उसकी इकोलॉजिकल कैपेसिटी है। ये यूपीएससी का पीवाईक्यू है, ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ये इकोलॉजिकल कैपेसिटी है किसी साइट की, कि वो कितने पर्सन को सस्टेन कर पाए अपने ऊपर। अभी समझ लीजिए 100 लोग तो उधर आ रहे थे, बट अचानक से टूरिज्म बढ़ के यहाँ पे आ जाता है 500 लोग, तो क्या ये साइट कभी भी सस्टेन कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। वो साइट उतना, ना ही उसके पास उतनी जगह है, ना ही उसके पास रिसोर्सेज है। तो वो साइट क्या होगी, एकदम बिखर जाएगी, टूट फूट जाएगी और खत्म हो जाएगी। वो होता है ना, कई जगह हम देखते हैं, आप घूमने जाओ तो इतना सारा कचरा पड़ा होगा, और ऊपर से आपको लगेगा यार ये तो इतना अच्छा है ही नहीं जितना फोटो में दिख रहा था। वो क्यों होता है? क्योंकि उधर लोगों ने जा जाकर उसे तबाह कर दिया होता है। सो इट इज एग्जाम्पल ऑफ ओवर टूरिज्म। ठीक है,
आप इसको यूज कर सकते हो किसी भी जगह पे कि हमें ओवर टूरिज्म को रोकने की जरूरत है। या फिर इट इज एग्जांपल ऑफ इकोलॉजिकल कैपेसिटी का ब्रीच हो जाना। तो देखो यूपीएससी ने ऑलरेडी 2 बार क्वेश्चन पूछ लिया है, एक बार जम्मू कश्मीर हिमालयाज के ऊपर पूछा था और एक बार पूछा था कि माउंटेन इकोसिस्टम कैसे रिस्टोर हो सकती है फ्रॉम द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ टूरिज्म। जो टूरिज्म की वजह से नेगेटिव इम्पैक्ट लगे हैं उसको हम कैसे रिस्टोर कर पाएंगे कि हम कुछ डेवलप करें इनिशिएटिव फॉर टूरिज्म। ओके, तो नेगेटिव इम्पैक्ट क्या क्या हो सकते हैं ओवर टूरिज्म के, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो भाई क्यों ओवर टूरिज्म होता क्यों है कि भाई सस्ते ट्रैवल हो सकता है, फिर लोगों की इनकम ज्यादा बढ़ती हो सकता है, फिर अफोर्डेबल अकोमोडेशन तो भी हो सकता है, ठीक है। जैसा समझ लीजिए कि वैकेशन होता है ना, वैकेशन के टाइम पे तो टिकटें बहुत हाई होती है हर जगह की, बट वैकेशन जैसे ही खत्म हुए जो आपको 1000 रुपए में मिल रहा था ना चीज, वही आपको सीधा मिल जाएगा 200 रुपए में। तो इसलिए उस टाइम पे भी कई बार हमें ओवर टूरिज्म देखने को मिलता है। अभी उसका इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है, कहीं पे जगह और टूरिज्म है तो वियर एंड टीयर, मतलब की जो जगह है वो आप खराब कर सकते हो। जैसे कि अंकोर वाट टेम्पल कंबोडिया में जो है, बहुत ही पुराना टेम्पल है और सबसे बड़ा टेम्पल है, बट होता क्या है कि उधर इतने लोग घूमने जाते हैं ना कि वो साइट को ही धीरे धीरे वो खराब करते जा रहे हैं। फिर भाई कम्युनिटी रिसेंटमेंट हो सकता है, मतलब आप जिधर घूमने जा रहे हो उधर से ऑलरेडी कोई कम्युनिटी रहती रही है तो उनको दिक्कतें आ सकती है। जैसे कि टूरिज्म प्रोटेस्ट हुआ था बार्सिलोना के अंदर कि भाई ये ठीक नहीं हो रहा है, इतने सारे लोग आ रहे हैं उससे हमारा नुकसान होता जा रहा है। फिर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट हो सकते हैं, जैसे कि आप जहाँ पे जा रहे हो उधर ट्रैफिक जाम हो जाए, वाटर की स्कैरसिटी हो जाए, क्योंकि आप जा रहे हो तो उधर वाटर तो आप यूज करोगे ना, तो वाटर स्कार्सिटी हो जाएगी उस रीजन के अंदर, डिग्रेड हो जाएगी उधर की इकोलॉजी, पॉल्यूशन, गार्बेज, बहुत कुछ हो सकता है। तो भाई हम कर क्या सकते हैं, ठीक है, क्या इनिशिएटिव हैं हमने जो ऑलरेडी लिए हुए हैं। तो भाई COP29 जो UNFCCC का हुआ था, ठीक है, वहां पे हमने अडॉप्ट किया डिक्लेरेशन ऑन इनहेंस क्लाइमेट एक्शन इन टूरिज्म, ताकि जो भी टूरिज्म हो रहा है वो सस्टेनेबल हो। फिर हमने केप टाउन डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया हुआ है, जिसमें हमारा एम क्या होता है कि भाई मिनिमाइज करें हम नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल एंड सोशल इम्पैक्ट ऑफ टूरिज्म। और एट लास्ट हमने नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर सस्टेनेबल टूरिज्म 2022 बनाई है, जिसमें भी अगर हम क्या बात करते हैं, जो हमारा टूरिज्म है वो रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए और सस्टेनेबल होना चाहिए, ऐसा हो कि एनवायरमेंट को भी बेनिफिट करे, ना कि उसे खा जाए, ठीक है। ओके, और अभी दूसरा हम नेशनल लेवल पे ही देख लेते हैं, तो इंडिया ने क्या क्या टूरिज्म के लिए इनिशिएटिव लिए हुए हैं। तो भाई प्रसाद स्कीम हमने ली हुई है, प्रसाद। फिर फिर हमने सर्किट बनाई हुई है, सर्किट मतलब लाइट हाउस, सॉरी, अंबेडकर सर्किट, बुद्धिस्ट सर्किट। फिर हमने लाइट हाउस टूरिज्म भी बनाया कि भाई लाइट हाउस को देखते हैं, ये वो। तो ऐसी बहुत सारी स्कीम है, ठीक है। और उसमें एक आपकी ये भी ऐड हो जाएगी, ये सासी स्कीम, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, आप कैसे भी कर लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर है बॉयलर बिल 2024, अगेन बिल है तो इतना नहीं याद रखना है, क्योंकि एक्ट बनेगा तभी भी न्यूज में आएगा और इन्फोर्स होगा तभी भी न्यूज में आएगा, तब तक बहुत चेंजेस हो जाएंगे, तो बिल को हल्का सा कम याद रखना है। ओके, बॉयलर एक्ट को भाई रिसेंटली हमने इनकॉर्पोरेट किया है विथ कॉन्सोनेंस ऑफ जन विश्वास अमेंडमेंट प्रोविजन एक्ट 2023। मैंने ये 2-3 दिन पहले ही आपको बात की थी। जन विश्वास बिल किसकी बात करता है, तो जितने भी नॉर्मल ऑफेंसेस होते हैं ना, उन सबको हमने डीक्रिमिनलाइज कर दिया कि भाई उसमें जेल नहीं होगी, कोई सजा नहीं होगी, जिसके बदले उसको भाई पेनल्टी दी जाएगी। सेम यहाँ पे भी हमारा वही बात है, ये बॉयलर बिल में भी, कि हम क्या कर रहे हैं, जो उससे छोटे मोटे ऑफेंसेस होते हैं ना, उन सबको डीक्रिमिनलाइज कर दिया और सिर्फ 4 ही ऐसे ऑफेंस रखे जिसमें एक्चुअली उनकी लॉस ऑफ प्रॉपर्टी या फिर लॉस ऑफ लाइफ हो सकता है, ठीक है। बाकी सारों में क्या कर दिया कि भी पेनल्टी भरना अगर आपके प्रोविजंस का पालन नहीं किया या फिर उसका वायोलेशन किया है तो। ओके, सबसे पहले तो भाई बॉयलर क्या होता है, तो देखो बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती है ना, उस कंपनीज में आपने देखा होगा कि ये धुआं बुआं निकलता है, ठीक है। वो सब क्या होता है, वो इमिशन होता है, बट वो सब चलता कैसे है, तो वहां पे होती है बड़ी बड़ी स्टीम जनरेटिंग मैकेनिज्म, मशीन्स। तो देखो बॉयलर, बॉयलर मतलब बॉयल, यहाँ पे कुछ बॉयल हो रहा है, ठीक है। तो ये ऐसे बड़े बड़े वेसल्स होते हैं जहां से बॉयल करते हुए स्टीम जनरेट की जाती है एकदम प्रेशर के थ्रू, बट इसी प्रेशर को फिर हम यूज करते हैं जो भी हमें एनर्जी चाहिए होती है उसके अंदर, ठीक है, जो मशीन हमें चलाना है उसके अंदर। और ये बॉयलर का टेम्परेचर इमेंस होता है, मतलब बहुत ही ज्यादा होता है, इसी तभी तो ये एकदम प्रेशर से निकलेगी स्टीम, ठीक है। और फिर उस स्टीम का हम फैक्ट्री में यूज करेंगे। ऐसा बोला जाता है कि कंट्री हैज 40 लाख स्टीम बॉयलर्स, और ये बॉयलर्स जो है वो किस लिस्ट में आते हैं, तो कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं। अभी बॉयलर इंपॉर्टेंट क्यों पता है, बॉयलर की ट्रेजेडी बहुत हो जाती है, बहुत सारी दुर्घटना हो जाती है बॉयलर में, इसीलिए बॉयलर को हम अलग से रेगुलेट करते हैं,
तो इसलिए हमने इसका पर्टिकुलर अलग से बिल भी ला दिया। देखो एसोसिएटेड विद दिस बिल क्या है, इस बिल के अंदर क्या क्या इश्यूज है कि हमने डिक्रिमिनलाइज कर दिया, तो पॉसिबिलिटीज है कि भाई सेफ्टी कंसर्न्स को हमने थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज किया होगा। फिर भाई जुडिशियल रिकोर्स कम है कि भाई वो कुछ हम ठीक से ध्यान नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि इंस्पेक्टर जो होता है कैन नॉट बी चैलेंज इन रेगुलर कोर्ट, तो अगेन दिक्कत है। आपको कंपलसरी आर्टिकल की वृट का यूज करना पड़ेगा, 226 आर्टिकल के अंदर वृट का यूज करना पड़ेगा, जनरली आप नहीं कर पाओगे, तो वो भी दिक्कत है। और फिर हिंड्रेंस है हमारे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर, क्यों, क्योंकि कोई टाइमलाइन नहीं है, रिपेयर रिडक्शन ये सब कैसे होगा, तो क्या करना है वो सब कुछ बताया गया नहीं है, ठीक है। अमेंडमेंट में क्या बोला था ये सब तो बता दिया कि भाई कुछ नहीं है, कि भाई एक आपको सेंट्रल बॉयलर बोर्ड बनाना है, फिर आपको थर्ड पार्टी ऑथोराइज होगा वैसा इंस्पेक्टर अपॉइंट करना पड़ेगा स्टेट को, वो आएगा सब कुछ इंस्पेक्ट करेगा, और फिर डिक्रिमिनलाइज कर दिया हमने एक्ट को, ठीक है। कुछ नहीं है, बस नॉर्मल सब बातें हैं। मेनली हमें तो यही याद रखना है कि बॉयलर क्या है और किस लिस्ट के अंदर आता है। ये थोड़ा सा मैंने वैसे उल्टा बता दिया, बट ठीक है, चलता है। फर्स्ट क्वार्टरली ट्रेड वॉच रिपोर्ट बाय नीति आयोग, देखो क्या बोला है। तो देखो यहाँ पे ना ट्रेड वॉच नाम है, वैसा ही ट्रेड हमारा कैसा चल रहा है, क्या दिक्कत है, उसी को वॉच कर रहे हैं, उसी को देख रहे हैं। सबसे पहले बोला है कि इंडिया के चैलेंजेस बहुत आ रहे हैं, कैसे कि चाइना +1 स्ट्रेटेजी सब लोग अडॉप्ट कर रहे हैं कि भाई चाइना को के साथ भी हमें एक और कंट्री चूज करना चाहिए जहां पे हम ट्रेड कर पाए, ठीक है, हम इसको इन शॉर्ट यूज कर पाए एज अ मैन्युफैक्चरिंग हब। वो सबसे बड़ा हमारा प्लेयर था इंडिया, बट इंडिया उतना यूटिलाइज कर नहीं पा रहा है, क्यों, क्योंकि भाई हमारे यहाँ पे सॉरी दूसरी कंट्रीज में जैसे कि वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया, हमारे कंपेयर में चीप लेबर मिल जा रहा है, उधर सस्ते में लोग काम करने को तैयार है। फिर उधर के जो टैक्स लॉज हैं वो भी हमसे कम है, मतलब टैक्स कम लगता है और इजी भी है। और ऊपर से इन कंट्रीज ने बहुत सारे दूसरे कंट्रीज के साथ FTA साइन करके रखा है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, तो इसीलिए ये कंट्री हमसे ज्यादा फायदा उठा के लेके जा रही है। फिर दूसरा इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, हमारी जो मेजर इंडस्ट्रीज है जैसे कि सीमेंट, स्टील, फर्टिलाइजर, उसको इम्पैक्ट है बाई कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, क्यों, क्योंकि बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज है, यूरोपियन यूनियन की कंट्री, वो हमारे ऊपर कार्बन बॉर्डर टैक्स लगाती है। कार्बन बॉर्डर टैक्स मतलब कि कोई भी चीज को प्रोड्यूस करने में अगर आपका कार्बन इमिशन हुआ है और वो फिर चीज आप हमारे अंदर डाल रहे हो, तो हम आपके ऊपर टैक्स लगा देंगे, सिंपल है। ये क्या दिखाता है, ये कि भाई हम कोई भी ऐसी चीज यूज ना करें जो भी एनवायरनमेंट को नुकसान कर रही है, बट इससे हमारा तो दिक्कत होता है ना। तो यस, हमें हमारे ट्रेड के ऊपर दिक्कत आया है, क्यों, क्योंकि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री 24% जितना सिर्फ EU को एक्सपोर्ट करता था, जिसमें काफी दिक्कत आ रही है। फिर है डिक्लाइनिंग ट्रेड शेयर, तो इंडिया का जो ग्लोबल लेवल पे ट्रेड शेयर है वो धीरे धीरे डिक्लाइन कर रहा है, पर्टिकुलरली इन लेबर इंसेंटिव सेक्टर्स, इंटेंसिव सेक्टर, क्यों, क्योंकि हमारा लेबर जो है वो अभी ज्यादा पैसा मांग रहे हैं, जबकि दूसरी कंट्रीज है वियतनाम, लाओस जैसे, वो सस्ते में काम कर रहे हैं, तो हमारा लेबर शेयर कम हो रहा है। और फिर वेस्ट एशिया की इंस्टेबिलिटी भी वन ऑफ द रीजन है, कि क्योंकि वेस्ट एशिया है ये इजराइल ईरान वाला रीजन, वहां पे लड़ाइयां चल रही है, तो हमको भी दिक्कत आ रही है, क्योंकि हमारा उनके साथ ट्रेड चालू है, ऑयल एंड नेचुरल गैस का ज्यादा हिस्सा वहीं से आता है, तो हमको उसकी दिक्कत होती है। ऊपर से ऑयल और नेचुरल गैस की प्राइस बढ़ रही है, इसलिए हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट भी बढ़ सकता है, ऐसा अनुमान है, बाई 0.5%। अभी करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है, तो भाई अगर आपके इंपोर्ट की वैल्यू एक्सपोर्ट की वैल्यू से ज्यादा है तो उसको आप बोलोगे करंट अकाउंट डेफिसिट। एग्जांपल ले लेते हैं कि समझ लीजिए कि मेरा एक्सपोर्ट था 50 रुपए का, जबकि मेरा इंपोर्ट था 100 रुपए का, तो मेरा करंट अकाउंट डेफिसिट कितना हो जाएगा, 50 रुपए का, ठीक है। मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच में जो डिफरेंस है वही है मेरा करंट अकाउंट डेफिसिट। और ऐसा बोला जा रहा है कि ऐसे ही रहा तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट 0.5 से बढ़ जाएगा, ठीक है। ये एक्चुअली कम होना तो ही अच्छा है, बट दिख रहा है हमें ये कम नहीं हो रहा है, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर दूसरा क्या दिक्कत है कि हमारी एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स भी कम हो रही है, जैसे कि बासमती राइस एंड टी, क्योंकि ईरान में इश्यूज चल रहे हैं, और ईरान हमारा सबसे मेजर हमारा इंपोर्टर है। बासमती राइस और टी ईरान लेता है, और अगर ईरान में ही दिक्कत चल रही है तो वो नहीं ले रहा है, और अगेन हमको नुकसान हो रहा है। और देख लीजिए चाइना +1 क्या होता है कि भाई अल्टरनेट बिजनेस स्ट्रेटेजी है, जहाँ पे जो बिजनेस है वो अडॉप्ट करते हैं कि हमें चाइना के अल्टरनेटिव में भी एक कोई सेकेंडरी मार्केट फैसिलिटी जनरेट करनी चाहिए, पर्टिकुलरली मेजरली इन एशियन इकोनॉमी। ये कब से निकला है, तो भाई जब से US चाइना की वॉर चल रही थी, तब लोगों ने बिजनेस जो भी है US के, उन्होंने सोचा कि यार चाइना से निकल जाते हैं, ऑलरेडी वॉर चल रही है US चाइना की, ट्रेड वॉर, ठीक है। फिर कोविड-19 जब आया था तभी भी लोगों को लगा कि यार चाइना ट्रस्टेड नहीं है, और चाइना में भी जो लेबर कॉस्ट है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि लोगों का जब स्टैंडर्ड हाई होता है ना, तब वो फिर सैलरी भी हाई चाहते हैं, कोई भी वो फिर काम हो। तो ये सब जनरल इश्यूज है, ठीक है। आपको इसमें याद क्या रखना है,
4 देखो प्रीलिम्स कुछ भी काम का नहीं है, सिर्फ ये चाइना +1 क्या है इतना ही आपके लिए काम का है। और फिर दूसरा ये सीएडी क्या होता है, करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है, मेंस के लिए क्या काम का है। तो भाई आप ये पॉइंट्स को याद कर सकते रख सकते हो, क्वेश्चन कोई भी हो ये पॉइंट यूज हो सकते हैं कि इंडिया का ट्रेड क्यों कम हो रहा है, तो ये कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म से हमें कार्बन टैक्स जो लगता है उसके थ्रू। फिर भाई हमारा लेबर शेयर डिक्लाइन हो रहा है, वेस्ट एशिया में इंस्टेबिलिटी है, और इवन हमारा जो चाइना +1 के कैप्चरिंग सक्सेस है वो भी बहुत कम है। ओके चलिए, अभी ना बड़ी न्यूज हमारी सारी हो गई, हम आंसर को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या था कि व्हाट आर द कंटिन्यूड चैलेंजेस फॉर वुमन इन इंडिया अगेंस्ट टाइम एंड स्पेस। तो देखो यहाँ पे दो तीन चीज क्वेश्चन से भी आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले तो क्या बोला है, कंटिन्यूड, मतलब कि पहले भी था और अभी भी है। उसका मतलब क्या है कि आप जो भी आंसर लिखो उसमें आपको हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव हल्का सा तो देना ही पड़ेगा, एटलीस्ट एक दो पॉइंट तो दो, क्योंकि आप जस्टिफाई कर पाओ कि हाँ ये पॉइंट सही है कि पहले भी ये चैलेंजेस थे और अभी भी हैं। और अभी इंट्रोडक्शन क्या होना चाहिए, जो कि एक्चुअली मुझे मैसेज आया था कि भाई उसमें इश्यूज आ रही है, तो क्या हो सकता है। देखो कोई भी क्वेश्चन लिखा गया हो, अभी ये क्वेश्चन है कि वुमेन के चैलेंजेस हैं, ठीक है, तो मेन फोकस किसके ऊपर है, मेन टर्म कौन सी है यहाँ पे, तो वुमन है, वुमन पे पूछा गया है टॉपिक जो है वो। तो हमें इंट्रो में क्या बताना पड़ेगा, वुमन के ऊपर कुछ ना कुछ आप डेटा दे दीजिए। देखो इंट्रो के क्या क्या टाइप हो सकते हैं यहाँ पे देख लीजिए, या तो आप कोई डेटा दे दो। डेटा यहाँ पे क्या हो सकता है कि भाई अराउंड 48% ऑफ जितनी वुमन की पॉपुलेशन है इंडिया के अंदर, जो फिर भी वो ये XYZ चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। फिर दूसरा हो सकता है अपना करंट बेस्ड कोई डेटा दे दो। करंट बेस्ड डेटा मतलब कोई वुमन के रिलेटेड कोई बड़ा सा इवेंट हुआ हो, या फिर कोई बड़ा सा चैलेंज हुआ हो, मतलब कोई ऐसी कोई चीज हो गई हो कि जैसे कोई वुमन के ऊपर क्राइम हो गया है और वो बहुत ही फेमस है, एक्चुअली नॉट फेमस, इनफेमस, मेरा गलत चूज था वर्डिंग का, कोई क्राइम है जो कि इनफेमस है, तो आप उसको यूज कर सकते हो कि भाई रिसेंटली जैसे थोड़े टाइम पहले बंगाल में हुआ था, ठीक है, वैसा कोई आपने किस्सा लिख दिया कि वो आपका करंट का अवेयरनेस दिखाएगा, कि आप वैसे भी लिख सकते हो कोई भी करंट का इवेंट है। फिर देखो ये वुमन है, तो वुमन की तो कोई डेफिनेशन नहीं होती है, बट कोई और चीज पूछी गई है, जैसे कि भाई ऊपर जैसे चाइना +1 का पूछा जाए या फिर ड्रॉट का पूछा जाए, तो उसकी आप डेफिनेशन लिख दो, डेफिनेशन लिख दी, तो वो भी आपका इंट्रो बन सकता है। फिर दूसरा क्या इंट्रो बन सकता है कि आपने कोई कोट लिख दिया, किसी के भी ऊपर कोट हो सकता है, ठीक है, कोई भी टॉपिक पूछा गया और उसके रिलेटेड आपको कोट आता है तो आपने कोट लिख दिया। या फिर कोई आपने फेमस पर्सन की सेइंग है वो लिख दी, फेमस कोई पर्सन है उसकी सेइंग, जैसे कि ये वुमन के ऊपर मुझे पता है कि नेहरू जी बोले थे कि अगर वुमन मूव होती है तो फैमिली मूव होती है, और फैमिली मूव होती है तो पूरा नेशन मूव होता है, तो वो आप लिख सकते हैं। और अभी समझ लीजिए कि आपको कुछ भी नहीं पता है, कि मतलब कोई जो आपको क्वेश्चन पूछा गया है वो डेफिनेशन भी नहीं आती है, करंट का डेटा भी नहीं पता है, मतलब कोई इवेंट नहीं पता है, ना कोई डेटा पता है आपको, ना कोई कोट और ना कोई फेमस लाइन, मतलब आपको कुछ भी पता ही नहीं है, तो आप इंट्रोडक्शन कैसे दोगे। तो जो भी क्वेश्चन में पूछा गया ना उसी को सेम टू सेम लिख दो। मतलब कि समझ लीजिए यहाँ पे पूछा गया था ना कि चैलेंजेस क्या क्या वुमन फेस कर रही है अगेंस्ट टाइम एंड स्पेस, यही पूछा गया है, तो और मुझे इंट्रो में कुछ भी नहीं आ रहा है, तो मैं क्या लिखूंगा कि सेवरल चैलेंजेस फेस बाय वुमन इन इंडिया अगेंस्ट टाइम एंड स्पेस इज अ मेजर इशू एज डिस्कस बिलो। ठीक है, जनरल जो पूछा गया है उसकी बस थीम को आप पकड़ो कि हाँ ये पूछा गया ना मुझे, ये उसी को नीचे एक्सपेंड कर दो, दैट्स इट। ठीक है, अगर सब कुछ नहीं आता है तो ठीक है ना। और हाँ एक और चीज रह गई, आप हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी लिख सकते हो, कि कोई हिस्ट्री से आपको कुछ चीज पता है तो आप उसका भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इतने सारे वेज हैं इंट्रोड्यूस करने को किसी भी चीज में। और अगेन मैं बोलूंगा कि मेरे पुराने आप क्वेश्चन जो अपलोडेड हैं उसको देखिए थोड़े, कि हाँ भाई ऐसा हो सकता है, और फिर आइडेंटिफाई कीजिए कि हाँ मैं कैसे कैसे लिख सकता हूँ। और मेरी अप्रोच क्या रहती है कि मैं जितना हो सके ना उतना अलग आंसर आपको हर बार अपलोड करके दिखाऊं, कि अप्रोच क्या क्या अलग अलग हो सकती है। तो देखो अभी हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन हो गया। मैंने देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि इंडिया इज अ प्लेस वेयर वुमेन आर वर्शिप्ड येट कंटिन्यू टू फेस न्यूमरस चैलेंजेस अगेंस्ट टाइम एंड स्पेस। अभी मैं यहाँ पे हर एक चीज लिख सकता था, डेटा ये वो, बट फिर भी ये क्यों लिखा, क्योंकि ये मुझे तब सूझा। और देखो अच्छा भी है, इससे मैं क्या बता रहा हूँ, वुमन की इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ कि वुमन की इंपॉर्टेंस क्या है इंडिया के अंदर, तो वो वर्शिप होती है वुमन की, पर फिर भी चैलेंजेस है भाई हमारे पास। तो ये आपका पूरा होलिस्टिक इंट्रोडक्शन हो जाएगा कि भाई वुमन की इंपॉर्टेंस एंशिएंट टाइम से रही है, क्योंकि वर्शिप तो अब अभी नहीं हो रही ना आज,
सालों से हो रही है, तो बताएंगे कि हाँ भाई सालों से हम वुमेन की वर्शिप कर रहे हैं, बट यस चैलेंज इज एज देयर एज इट वाज। ओके, तो देख लेते हैं आगे चैलेंजेस फॉर वुमेन अगेंस्ट टाइम। तो सबसे पहले हिस्टोरिकल इनजस्टिस, जैसे मैंने ऊपर बात की आपको कि कंटिन्यूड लिखा है तो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव होना ही चाहिए। तो भाई हिस्टोरिकल इंजस्टिस क्या रहा है, तो भाई सती प्रथा थी, पॉलीगमी थी, फीमेल इंफेंटिसाइड था। अभी देखो ये भी मैंने अलग जानबूझ के लिखा, मैं ऐसे भी लिख सकता था कि सती प्रथा, फिर ऐसे पूरी लाइन में पॉलीगमी, और फिर ऐसे फीमेल इन्फेंटिसाइड। आप मुझे बताइए वो मैं ऐसा सीधी लाइन में लिखता वो ज्यादा अच्छा दिख रहा है, या फिर ऐसे जो पॉइंट वाइज लिखा वो ज्यादा अच्छा दिख रहा है? ये दिख रहा है, राइट। तो ऐसे कोई वर्ड्स है ना जो आपको 3-4 लिखने और आपको आते ही हैं, तो आप ऐसे लिखिए ABC करके, वो ज्यादा अच्छा दिखेगा। और ऊपर से दूसरा क्या फायदा होगा, आपकी जगह यूटिलाइज हो जाएगी, आपको 2-3 पेज भरने हैं वो आप इजीली भर दोगे। फिर भाई एवर एग्जिस्टिंग सोशल कॉन्स्ट्रेंट लाइक पैट्रियार्की, सोशल हैरेसमेंट, इनइक्वालिटी, फिर लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज। फिर देखो अगेन इनइक्वालिटी के रिलेटेड अगर आपको कोई डेटा पता है तो आप उसको कोड कर सकते हैं, जैसे जेंडर इनइक्वालिटी रिपोर्ट आती है, अगर आपको याद है तो लिखिए, नहीं याद है तो रहने दीजिए। फिर लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज है एजुकेशन के अंदर और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के अंदर, जैसे यहाँ पे आप लिख दिया है कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेट रिप्रेजेंटेशन वुमेन का इंडिया के अंदर सिर्फ 18% है। अभी देखो मुझे ये ईयर याद नहीं था, अभी भी नहीं याद है, ठीक है। बाकी यहाँ पे पीछे ईयर होना चाहिए कि मैं कौन से ईयर की बात कर रहा हूँ, 2011 के अकॉर्डिंग या फिर 2022 के अकॉर्डिंग, वो होना चाहिए, बट मुझे याद नहीं था तो मैंने नहीं लिखा। अगर होता तो ज्यादा मार्क्स मिलता, बट नहीं याद है तो कटने तो नहीं वाला है, राइट। इसलिए आप लिख सकते हो। और ये शायद ना 14 नहीं, एज पर 2011 सेंसस ना, ये शायद 14% है, 18% नहीं, बट अभी बढ़ गया है और मुझे ईयर याद नहीं है उसका। चलो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। डिसएग्रीमेंट्स टुवर्ड वुमेन एट हायर अथॉरिटी। अभी देखो मैंने कनेक्ट किया है इसको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के साथ और करंटली भी। कैसे कि रजिया सुल्तान जब किंग बनी थी, वेदर यू शुड से किंग और क्वीन आई डोंट नो, वो जब इन शॉर्ट दिल्ली सल्तनत को अपने हाथ में ली थी, तभी उधर के लोगों ने रजिया सुल्तान का अपोजिशन किया था। और अभी भी क्या होता है कि अगर कोई वुमेन होती है, वो कोई सरपंच बनती है या फिर कोई जगह की लीडर बनती है, तो उसका रूल चलाता कौन है, उसका पति चलाता है। तो मैंने बताया कि अपोजिशन अगेंस्ट रजिया सुल्तान देन टू पति प्रधान सिस्टम नाउ, ये वैसे कट हो गया है, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ नाव ही लिखा था। तो हमें दिखाता है कि कैसे टाइम बदला है पर सिचुएशन सेम होती जा रही है, तो अगेंस्ट टाइम, ठीक है, और सेम सिचुएशन है। यू गॉट इट राइट। अभी देखिए चैलेंजेस क्या क्या है वुमेन के अगेंस्ट टाइम में। भाई कमोडिफिकेशन ऑफ वुमेन, अगेन मैंने हिस्ट्री और इसको कनेक्ट करके लिखा है। जैसे कि कमोडिफिकेशन मतलब वुमेन का एज अ सेक्स टॉय हम यूज कर रहे थे, सेक्स वर्कर, सेक्स टॉय ड्यूरिंग, टॉय तो नहीं कहना चाहिए, सेक्स वर्कर ही बोलना चाहिए, बट वी कैन से इन गुड इंग्लिश सेक्स टॉय ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर्स। और सेम टाइम अभी क्या होता है, अभी वुमेन का यूज होता है फॉर सेक्स टूरिज्म, पर्टिकुलरली इन थाईलैंड, लाओस, जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है वहां पे। तो आपको ये पता है तो लिखिए भाई। फिर इश्यूज एट वर्क स्पेस, भाई ग्लास क्लिफ, ग्लास सीलिंग जैसे इश्यूज, सेक्सुअल हरेसमेंट, मेंटल स्ट्रेस। ग्लास क्लिफ और ग्लास सीलिंग क्या होता है, ग्लास क्लिफ मतलब कोई भी देखो क्रिटिकल सिचुएशन होती है और कोई जगह कोई वुमन काम कर रही है, तो जैसे ये वो इट बाउंड टू बी फेल, कि ये जो जगह कुछ भी सिनेरियो है वो फेल ही होगा जो भी बंदा करेगा, तो उधर ना वुमन को आगे कर दिया जाता है कि फेल हो तो वुमन फेल हो, हमें क्या। और ग्लास सीलिंग मतलब क्या कि आर्टिफिशियल सीलिंग, एक्चुअली कोई सीलिंग नहीं है, बट वुमन को वर्क स्पेस पे आगे बढ़ने से रोकती है, तो ग्लास सीलिंग। तो ऐसे इशूज है हमारे पास और ये हमने पढ़ने में देख लिया है, ठीक है, 2-3 बार, बस याद करना है आपको कि हाँ ऐसा था भाई। फिर रीजनल डिस्पैरिटीज है कि वेस्ट बंगाल में हमें ज्यादा चाइल्ड मैरिजेस देखने को मिलते हैं, अगेन ये भी मैंने पढ़ लिया है। ये मैंने जितने भी पॉइंट लिखे हैं ना, एक दो बार हमने पढ़ लिए हैं, वही लिखे हैं, ताकि आपको अगर याद हो वो पढ़ा हुआ तो आप कनेक्ट कर पाओ। फिर भाई प्रीफिक्सिंग ऑफ रोल ऑफ वुमन की, जैसे कि वुमन तो भाई पिंक कॉलर जॉब में ही अच्छी लगती है, जैसे नर्स, टीचर एक्सेट्रा, और रूरल एरियाज में देखे तो वुमन तो एग्रीकल्चर ही करेगी और कुछ आपको सूझेगा ही नहीं। अब खुद सोचिए, अगर मैं बोलूँ कि वुमन भाई जॉब कर रही है तो आपको क्या क्लियर होगा, ज्यादातर नर्स हो सकती है, टीचर हो सकती है। और फिर अदर इश्यूज भी है, जैसे कि पुअर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्ट, जैसे कि पोश एक्ट, हमने कल ही देखा था ना कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि पोश एक्ट ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, सेम इशू मैंने लिखा यहाँ पे भी। तो आप जो पढ़ रहे हो उसी को यूज कीजिए, हम रोज डिस्कस करते हैं, ठीक है। और एट लास्ट पूछा नहीं गया था, सिर्फ चैलेंजेस थे, फिर भी हमारा फर्ज बनता है कि रिकमेंडेशन लिखो ही लिखो। तो रिकमेंडेशन क्या है भाई, इंप्लीमेंट करना है हमें, स्ट्रेंथन करना है इम्प्लीमेंटिंग मैकेनिज्म को,
फिर भाई जेंडर बेस्ड बजटिंग लानी है, ये भी हमने बात की थी, जेंडर बेस्ड बजट तो वही यूज किया है मैंने। फिर इंक्रीज करना है रिजर्वेशन, इसकी भी बात की है, और वर्क फ्रॉम होम इसकी भी बात की थी, तो वही मैंने यूज किया। और फिर सेंसिटाइज करना है गवर्नमेंट अथॉरिटीज और पब्लिक को, अगेन ये भी क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया था राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटीज के अंदर, तो वही पॉइंट मैंने यूज किया है। ओके, और एट लास्ट क्या है कि भाई हमें एड्रेस चैलेंजेस करने चाहिए, क्योंकि वुमेन जो है वो हमारी हाफ ऑफ द पॉपुलेशन है, और हमें डेवलप बाय 2047 इन ट्रू सेंस बनना है, तो वो जरूरी है। देखो ये ट्रू सेंस लिखना एक वर्ड है सिर्फ, फिर भी जरूरी था, क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ डेवलप बाय 2047 लिखता हूँ ना, तो वो सिर्फ इकोनॉमिकली बात हम कर रहा हूँ, पर मैं अगर ट्रू सेंस लिख देता हूँ, उधर कायदा बदल जाएगा, उधर क्या हो जाएगा कि मैं जस्टिस की बात कर रहा हूँ, ट्रू सेंस। ठीक है, तो एक दो वर्ड भी होता है ना आपके इंट्रो में या फिर आपके कंक्लूजन में, तो आपके पूरे आंसर को बदल देते हैं। क्योंकि डेवलप्ड होने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आप पैसा कमा लीजिए, एक्चुअली डेवलप क्या होता है, आपकी सोसाइटी भी अच्छी हो, ट्रू सेंस। ओके, तो मैंने पूरा का पूरा डिस्कस कर लिया और पूरा 10 मिनट डिस्कस किया, तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। बाकी कुछ डाउट हो तो आप मुझे टेलीग्राम में बता दीजिएगा। चलिए अभी आगे देखते हैं। सबसे पहले हमारी शॉर्ट न्यूज है अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। तो देखो है क्या, इन शॉर्ट जो हमारी अरावली रेंज है, ठीक है, दिल्ली से राजस्थान गुजरात, सॉरी दिल्ली से गुजरात तक ये फॉलो करती है। इसके आसपास हम बस वॉल बनाएंगे, बस कभी इसके ना 5 किलोमीटर जितना एरिया में बफर एरिया बनाएंगे, ऐसे बफर एरिया कि यहाँ पे भाई आपको थोड़ा डायरेक्टली अरावली रेंज को इम्पैक्ट ना पड़े, दैट्स इट। ये सिमिलर प्रोजेक्ट है लाइक अफ्रीकाज ग्रीन वॉल इनिशिएटिव। ठीक है, अरावली रेंज के बारे में देख ले तो ये ओल्डेस्ट फॉर माउंटेन सिस्टम है हमारे इंडिया की, ठीक है, और ये एकदम थोड़ी बड़ी खत्म हो चुकी है, क्यों? क्योंकि इरोड हो चुकी है बहुत सालों से। सबसे इसका हाईएस्ट पीक कौन सा है, तो गुरु शिखर। अभी देखो हिल रेंज हमारी न्यूज में है, तो हमारा काम क्या है, तो सारी हिल रेंज को देख लेते हैं, मेजर हिल रेंज को देख लेते हैं, सारी रहने देते हैं। भाई देखो ये अरावली रेंज और उसका हाईएस्ट पीक कौन सा है, गुरु शिखर है। फिर यहाँ पे वेस्टर्न घाट आ जाएगा, उसका हाईएस्ट पीक कौन सा है, तो अनाईमुड़ी है। फिर ईस्टर्न घाट आ जाएगा हमारे राइट हैंड साइड पे, उसका हाईएस्ट पीक क्या है, तो आरामाकोंडा या फिर सीतामाकोंडा है। फिर यहाँ पे आ जाती है हमारी विंध्यन रेंज, जिसका हाईएस्ट पीक है सद्भावना शिखर या फिर गुडविल पीक, और सतपुरा रेंज जिसका हाईएस्ट पीक है धूपगढ़। ओके, फिर हिमालयाज की हम यहाँ पे बात करते हैं, तो ये ट्रांस हिमालयाज है, और लेसर हिमालय, ग्रेटर हिमालय। ट्रांस हिमालय की सबसे हाई पीक कौन सी है, तो K2 है। ट्रांस हिमालय ऐसे होकर ऐसे जाते हैं, ठीक है। फिर भी हमारे दूसरे हिमालयाज की दूसरी सिक्किम की हाई पीक कांचनजंगा है। और आप पूर्वांचल की बात करते हो, मतलब जो नॉर्थ ईस्ट में हमारे पड़ते हैं, टन मार के आते हैं, उसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो शरावती रेंज, सॉरी शतावती माउंटेन इन नागालैंड। ओके, इंडिया का सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा है भाई, तो देखो जनरली है हमारा K2 ही है, बट K2 को इंडिया एडमिनिस्टर नहीं करता है, मतलब क्योंकि ये POK के अंदर आता है, ठीक है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर, तो हम एडमिनिस्टर करते हैं। ऐसा हाईएस्ट पीक कौन सा है, तो कांचनजंगा है। दोनों को याद रखना है। नॉर्मली कौन सा है, तो K2 ही है भाई, कहीं पे भी पूछ ले आपको K2 ही बोलना है, बट ऐसा पूछ ले कि हाईएस्ट पीक विच इज एडमिनिस्टर्ड बाय इंडिया, तो कांचनजंगा लिखोगे, ठीक है, आप सिक्किम के अंदर। और देखो जो हिमालयाज है ना, उसकी भी रेंजेस बहुत सारी पड़ती है, याद कैसे रखोगे आप, तो कल जापड़, KLA, कल जापड़, KLA पीडी, और इन दोनों के बीच में जो पीडी है ना, उसके ऊपर नीचे आप डाल दो ग्रेटर हिमालयाज, लेसर हिमालयाज और शिवालिक, ठीक है। K फॉर काराकोरम, L फॉर कारा, L फॉर लद्दाख, Z फॉर जांस्कर, P फॉर पीर पांजाल, D फॉर धौलाधर, और ये तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। ग्रेटर हिमालयाज, ग्रेटर, यहाँ पे लेसर, और ये शिवालिक, ठीक है। ये सारे के सारे हमारी हिमालयन रेंज हो गई कि हिमालयन में इतनी ही रेंज है। और बाकी देखो यहाँ से कर लेना आप, मैंने फोटो डाला था यहीं पे कहीं कि यहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है, पूरी की पूरी। ये PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, ठीक है, नीचे से आप डाउनलोड कर सकते हो, लिंक देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में ही होगा टेलीग्राम का। चलिए अभी आगे देखते हैं। अरावली तो हो गया, फिर है नेशनल लीगल मेट्रोलॉजी पोर्टल। मेट्रोलॉजी मतलब क्या होता है, जो खाने पीने की चीजें हो गई या फिर शैम्पू, फार्मास्यूटिकल्स, कॉस्मेटिक्स चीजें, वो सबको मेट्रोलॉजी में आता है। तो इन्हीं सब चीजों को यूनिफाइड करने के लिए, इजी करने के लिए हम इसका पोर्टल लेके आ गए, नेशनल लीगल मेट्रोलॉजी पोर्टल, जिसका नाम क्या है, ई-मैप, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक है। इसमें फायदा क्या होगा, तो हम स्ट्रीमलाइन कर पाएंगे सारी प्रोसेसेस, जैसे कि लाइसेंस को इशू करना, कोई वेरिफिकेशन करना, या फिर मैनेज करना, इन्फोर्समेंट एंड कॉम्प्लायंस, बस दैट्स इट। इसको ऑनलाइन बना दिया हमने, ठीक है। और ये किसके अंदर हमारा आता है, तो लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009। क्या है ये, तो यूनिफाइड पोर्टल है। चलिए आगे देखते हैं। फिर है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। इसको ना रिसेंटली SSS+ सर्टिफिकेट मिला है, सॉरी इन्होंने SSS+ एप्लीकेशन बाहर निकाले, तो उसके रिलेटेड उनको सर्टिफिकेट मिला है, ठीक है।
तो देखो नाम से ही पता चल रहा है ना ये काम क्या करता है, तो स्टेट इंश्योरेंस, इंश्योरेंस को ये लोग देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे नीचे देख लीजिए ये कि ईसीआई इंश्योरेंस, स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। तो ये किसके अंदर बना है, तो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 के थ्रू बना है। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर आता है। और इसका काम क्या है, तो भाई इंश्योरेंस को देखना सबके, दैट्स इट। और ये जो ए उन्होंने बनाया, ठीक है, जो एप्लीकेशन, वो क्या काम करेगा, तो ये सर्व्ड इंश्योर्ड पर्सन्स टू बेनिफिशियरी स्टाफ, फिर पेंशनर्स जो हैं उन सबके जो प्रोसेस है हेल्थ केयर सर्विसेज उसको स्ट्रीमलाइन कर देगा, दैट्स इट। ओके, और कुछ काम का नहीं है, ठीक है। और ये जो अवार्ड है वो किसके द्वारा उन्हें मिला हुआ है, तो RSSF एशिया पैसिफिक रीजनल सोशल सिक्योरिटी फोरम। ये जो है वो किसके द्वारा ऑर्गेनाइज होता है, रीजनल सिक्योरिटी फोरम एशिया पैसिफिक। तो इट इज ऑर्गेनाइज बाय इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन रियाद। अगेन ये जो सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन है इंटरनेशनल, वो कहाँ पे है, तो इट इज फाउंडेड इन 1927 अंडर आईलो, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो अभी इस समरी में बता दूं, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया आपके लिए। तो ISS, ठीक है, सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन जो है वो ऑर्गेनाइज करवाती है रीजनल सोशल सिक्योरिटी फोरम, ठीक है। इस रीजनल सोशल सिक्योरिटी फोरम ने हमारा जो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, उसको भाई सर्टिफिकेट दिया है, अवार्ड दिया है, ठीक है। डन है अभी, चलो अभी आगे देखते हैं। फिर है ग्री। तो देखो अगर आप कोई घर में रह रहे हो या फिर आपकी कोई बिल्डिंग है, वो जब भी बनी हुई है उसके अंदर सब इकोसिस्टम से इनहेरेंट है। इनहेरेंट क्या, कोहेरेंस में, मतलब कि ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा है, तो वो आपको सर्टिफिकेट मिल सकता है ग्री का, ठीक है। मतलब एग्जांपल ले लें कि समझ लीजिए जो एनर्जी वहां पे आपके यहाँ आती आ रही है वो एफिशिएंट है, फिर जो मटेरियल यूज हुआ है बिल्डिंग बनाने में वो भी डिग्रेडेबल मटेरियल यूज हुआ है, फिर वहां पे जो वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम आपने बनाई है वो भी ऐसी बनाई है कि पानी और जमीन को ज्यादा नुकसान ना हो, फिर इंडोर एनवायरनमेंट है उसकी भी क्वालिटी अच्छी हुई है। तो उसका मतलब क्या है, जो आपका घर बना है ना वो अच्छा बना हुआ है, इकोलॉजिकली सस्टेनेबल है। तो ऐसे घर को गृह सर्टिफिकेट मिल सकता है, ठीक है। जो गृह है वो किसके अंदर काम करता है, तो ये जॉइंट वेंचर है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी एंड टेरी के बीच में। ये रेटिंग टूल है जो कि आपकी बिल्डिंग के होलिस्टिकली कितना वो एंटायर लाइफ साइकिल के लिए ग्रीन बिल्डिंग है उसको देखता है, ठीक है, और सर्टिफिकेट देता है। और इसके अंदर स्वगृह भी आता है, सिंपल वर्सेटाइल अफोर्डेबल गृह। ये जो स्मॉल स्केल और स्टेक होल्डर्स होते हैं उनको दिया जाता है। न्यूज में क्यों था ये रिसेंटली, क्यों, तो इनलैंड वाटरवे अथॉरिटीज ऑफ इंडिया को ये मिला हुआ था। ये क्या मिला था, इन्होंने ये दिया था बिहार हैज रिसीव्ड 5 स्टार स्वगृह रेटिंग। पर बिहार की कौन सी जगह, तो इंटर मॉडल टर्मिनल एट कालूघाट, सॉरी यार मिस प्रोनाउंसिएशन के लिए, ठीक है। तो कालूघाट को ये मिला हुआ था इसलिए न्यूज में था। और ये कालूघाट क्या है, इंटर मॉडल टर्मिनल है अंडर इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फिर है भाई ब्रेन रॉट। ब्रेन रॉट क्या है कि बस वही कि सोशल मीडिया पूरा दिन चलाते रहो आपका दिमाग खराब हो जाएगा, दैट्स इट, इट इज ब्रेन रॉट। जो सबके मम्मी पापा बोलते हैं मोबाइल खराब से हो गया है, तो बस वही लिखा हुआ है, रिजल्ट ऑफ ओवर स्टिमुलेशन ऑफ ह्यूमन ब्रेन, मतलब कि आपकी डिक्लाइन हो जाएगी मेंटल हेल्थ और कॉग्निटिव एबिलिटीज ड्यू टू लो क्वालिटी ऑनलाइन कंटेंट पर्टिकुलरली ऑन सोशल मीडिया। मतलब खराब चीजें देखते रहो सोशल मीडिया पे, अपना दिमाग खराब हो जाएगा। इसीलिए इसका नाम क्या है, ब्रेन रॉटिंग, ब्रेन का खराब हो जाना, ब्रेन रॉट। और ये नेम किसने लेके आया है, तो ऑक्सफोर्ड वर्ल्ड ईयर ऑफ 2024 में इसको वर्ड ऑफ द ईयर बोला गया है। तो ये याद रखना, ठीक है। सोशल मीडिया का कोई भी इम्पैक्ट आता है तो आप उधर लिखोगे, चिल्ड्रन के ऊपर हो किसी के भी ऊपर हो, सोशल मीडिया के फोन के इम्पैक्ट में पूछा जाए या फिर AI के किसी के भी इम्पैक्ट में टेक्नोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में, तो उधर ब्रेन डॉट लिखो। फिर है भाई महाकुंभ मेला। तो ये कुंभ मेला तो आपको पता ही है, ठीक है। ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट स्पिरिचुअल गैदरिंग है, पूरे वर्ल्ड में इतने लोग कहीं पे भी इकट्ठा नहीं होते हैं। तो भाई रिसेंटली ऑर्गेनाइज होने वाला है जनवरी 13 से फरवरी 26 तक इन प्रयागराज उत्तर प्रदेश, ठीक है। अभी देखो ये जो कुंभ मेला ना, उनके पहले तो 3 टेन्योर है। एक तो हर 6 साल में होता है एक कुंभ मेला, फिर दूसरा हर 12 साल में होता है, और एक सबसे मेगा वो होता है 144 ईयर्स में। अभी वाला जो सेलिब्रेट हो रहा है वो कौन सा है, तो वो 12 साल वाला सेलिब्रेट हो रहा है, ठीक है। अब ये 12 साल वाला हो रहा है ना, उसमें भी हम टाइमिंग रखते हैं। टाइमिंग क्या, कि अलग अलग जगह होता रहता है, कैसे, तो देखो मतलब सबसे पहले ये 12 साल में भी क्या है पता है, कि ये हर 3 साल में हम सेलिब्रेट करते जाएंगे। ये मैं यहाँ पे लिखना रह गया, ठीक है। हर 3 साल में सेलिब्रेट करते जाएंगे, 12 12 में, वैसे 12 में होगा। फिर जो 12वां साल होगा ना वहां पे मेगा होगा, ठीक है।
तो जो ये 12 साल है वहां पे हम टोटल 4 बार सेलिब्रेट कर लेंगे, ठीक है। और ये चारों बार ना अलग अलग जगह सेलिब्रेट होता है तो हमारे पूरे इंडिया के मैप में। जैसे कि एक बार हो गया ये उत्तर प्रदेश प्रयागराज में, फिर हमारा हुआ उत्तराखंड हरिद्वार के अंदर, फिर भाई मध्य प्रदेश के उज्जैन में होगा और महाराष्ट्र के नासिक में होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, ठीक है, प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक, ठीक है। और याद आपको क्या रखना है, इनकी रिवर्स आपको याद रखनी है। जैसे कि प्रयागराज में होता है ना, वहां पे कौन कौन सी रिवर आती है, तो गंगा आती है, यमुना आती है और सरस्वती भी आती है। सरस्वती एक्चुअली है नहीं, बट ऐसा माना जाता है कि पहले यहाँ पे एक सरस्वती बहती थी और अभी वो जमीन के अंदर बहती है, बट है सही, ठीक है। फिर उत्तराखंड के अंदर ये गंगा रिवर के ऊपर मनाया जाता है, उज्जैन में शिप्रा रिवर के ऊपर और नासिक में गोदावरी रिवर के ऊपर। तो यहाँ पे रिचुअल्स कौन कौन सी परफॉर्म होती है, तो शनि स्नान होता है, सॉरी शाही स्नान होता है, फिर दीप दान होता है और कल्पवास होता है। कल्पवास मतलब क्या है, आपको एम्फेसिस करना है डिसिप्लिन और ऑस्टेरिटी के ऊपर। जैसे हमारा उपवास होता है ना, वैसे ही ये है कल्पवास। फिर प्रयाग कुंभ मेला 2019 had been placed in a Guinness World Record for having biggest sanitation and waste disposal mechanism among others. ओके, तो आपको याद बस यही रखना है, ठीक है। 3, 6, 12 और 144, और इवन ना कोई बार तो दूसरे साल भी हो जाता है, वो एक साल वाला कर देते हैं, बट इसको इग्नोर करना क्योंकि कायदे से बुक्स में ये वाला लिखा नहीं जाता है कि एक साल वाला है या नहीं है, तो इसको हम इग्नोर करेंगे, ठीक है। मेनली यही याद रखो कि 3 साल में होता है, जो कि 12 के वाले टेन्यूर के अंदर आएगा। 12 साल में 3 बार, 4 बार, फिर 6 साल, और सबसे बड़ा 144 ईयर्स में जो हम सेलिब्रेट करेंगे। फिर है लेक इफेक्ट स्नो। देखो इसमें क्या होता है, जो कनाडा है, ठीक है, ये अपना नॉर्थ अमेरिका हो गया, ठीक है, ये नॉर्थ अमेरिका, ये कनाडा ऊपर पड़ता है, नीचे अमेरिका है। यहाँ पे इनकी बॉर्डरिंग कंट्रीज में जो लेक्स पड़ती है ये वो, यहाँ मैप में ही देख लीजिए ना यार, चलिए मैंने डाला हुआ था इसलिए, ये देखो ये हमने ऑलरेडी याद किया हुआ है। यहाँ से ना जो कनाडा से ठंडी हवाएं आती है, ये ठंडा एरिया है डेफिनेटली, ये ठंडी हवाएं ये लेक तक पहुंचती है। ये जो हमारी सुपर बड़ी बड़ी लेक्स है जिसको हम ग्रेट लेक्स बोलते हैं, तो यहाँ पे आती है। अभी ये है ठंडी हवा, ठीक है, और पानी क्या होता है, इतना सनलाइट पड़ रहा है ना, तो पानी गर्म होता है। तो यहाँ से जैसे ही ये हवाएं यहाँ पे आती है, गर्म हवा, सॉरी ठंडी हवा जैसे ही आती है ये लेक के एरिया में, तुरंत गर्म हो जाती है। और होता क्या है कि ये जैसे ही आई गर्म हो गई, गर्म होगी तो क्या होगा, इवापोरेट करेगी और आसमान में चली जाएगी। आसमान में जैसे जाती है, अगेन क्या है, ऊपर तो ठंडी ही है, तो अचानक से उसके बादल बनने लगेंगे तुरंत ही, और इतना ठंडा हो जाएगा वो एरिया ही, इतना ठंडा है, इतना जल्दी हो जाएगा कि वो बादल बनती वो स्नोफॉल हो जाएगी, बारिश नहीं स्नोफॉल होगी। तो बस इसी को हम कहते हैं लेक स्नो इफेक्ट, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए लेक स्नो इफेक्ट, कि आपको हवाएं आई इस लेक के पास और लेक गर्म थी तो हवा ऊपर चली गई, इवापोरेट हो गई, और ऊपर जाते इतना ठंडी थी तो हवा तुरंत ही स्नो में बदल गई, जो आपके वाटर वेपर थे वो स्नो में चेंज हो गए, ठीक है। इट इज कॉल्ड लेक इफेक्ट स्नो या फिर लेक स्नो इफेक्ट। देखो यही वही लिखा हुआ है कि cold air from Canada moves over warmer unfrozen Great Lakes and cold air passes over the unfrozen relatively warm water of Great Lakes. Moisture are transferred into a lowest portion of atmosphere. Air rises और grow narrow produces 2 or 3 inch snow per hour. मतलब इतना स्नो गिरता है कि 2 और 3 इंच जितना आपको स्नो इकट्ठा हो जाएगा वहां पे 1 घंटे के अंदर। ये कॉमन कब है, तो लेट फॉल इन विंटर के एरिया टाइम पे ये ज्यादातर कॉमन है, ठीक है। आपको बस अभी याद क्या रखना है, जो मैंने यहाँ पे बताया ना वही याद रखना है कि ठंडी हवा कनाडा से आ रही है लेक तक, और ये इतनी ठंडी है, बहुत ठंडी है, और ये जो कंपेरेटिवली जो लेक है वो गर्म है, तो हवा ऊपर जाएगी और फिर स्नो कर देगी, ठीक है। ये एरिया के लेक हमने ऑलरेडी याद करके रखे हैं, एक और बार जल्दी जल्दी देख लेते हैं। तो भाई लेक सुपीरियर यहाँ पे पड़ता है, फिर लेक मिशिगन है, लेक हारून है, लेक ओंटारियो है, लेक एरी है, लेक एरी न्यूज में भी था थोड़े दिनों पहले। फिर ऊपर एकदम जाते हैं तो ग्रेट बियर लेक है, ग्रेट स्लेव है, और यहाँ पे हमारा हडसन बे पड़ जाता है, दैट्स इट, ठीक है। याद रखना यूपीएससी ने ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ लिया है इनडायरेक्टली, तो हो सकता है इस बार डायरेक्टली पूछ ले, ओके। सुपीरियर, मिशिगन, हरून, ओंटारियो और एरी। फिर भाई यूपीआई लाइट की न्यूज है, तो आरबीआई ने यूपीआई लाइट की जो लिमिट होती है उसको बढ़ा दिया है। पहले ये 2000 के ऊपर थी, उसको बढ़ा के हमने 5000 कर दिया है फॉर ऑफलाइन ट्रांजेक्शन, और छोटे मोटे एकदम ही जो छोटे ट्रांजेक्शन थे उनको हमने 1000 कर दिया है, पहले जो 500 पे था, ठीक है। यूपीआई लाइट क्या है कि समझ लीजिए कि छोटे बच्चों को आपको दे देना है, कोई भी है कि कम पेमेंट इन शॉर्ट करना है आपको, कि पैसा बचाना है, पेमेंट ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो यूपीआई लाइट यूज करो, वो आपको करने ही नहीं देगा, उसमें लिमिट है कि इससे ज्यादा पेमेंट नहीं कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। फिर लास्ट है हमारा कुवैत।
कुवैत सिटी न्यूज में थी, क्यों? क्योंकि हमारे फॉरेन मिनिस्टर रिसेंटली कुवैत गए थे। देखो यहाँ पे कुवैत है, मैप में देख लीजिए आप। कुवैत की नेबरिंग कंट्रीज कौन सी है पहले तो भाई यहाँ पे इराक पड़ता है और यहाँ पे सऊदी अरेबिया। ओके, दैट्स इट। फिर मेजर इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन वो जिसका पार्ट है, जैसे कि जीसीसी का पार्ट है, अरब लीग का पार्ट है, ओपेक का पार्ट है, और फिर ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक कोऑपरेशन का भी ये पार्ट है, ठीक है। कुवैत आपको न्यूज में क्यों, सॉरी न्यूज तो नहीं, फेमस किस लिए है? तो 1990 में जो वॉर हुई थी कुवैत की और इराक की, इसलिए न्यूज में है। न्यूज में क्या इसलिए ये फेमस है या फिर इनफेमस है? आपने वो मूवी देखी होगी एयरलिफ्ट, अक्षय कुमार की मूवी है, वो इसी के ऊपर बेस्ड है। ये जो 1990 का वॉर था ना, उसी के ऊपर बेस्ड है। कुवैत का दूसरा क्या इंपॉर्टेंस है? तो ये 6 to 7% ऑफ ऑयल रिजर्व यहाँ पे मिलते हैं। और दूसरा इसका एरिया देख लीजिए, जो हम हर बार देखते हैं कि ये एरिया हमारा दिखा है। तो देखो कुवैत कौन से एरिया में पड़ता है? तो पर्शियन गल्फ वाले एरिया में पड़ता है। ये पर्शियन गल्फ है, ठीक है। ये लिखा ही हुआ यार, पर्शियन गल्फ है। फिर यहाँ पे जो ये जो स्ट्रेट है उसका नाम क्या है? तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस। फिर ये कहाँ पे खत्म हो जाता है? तो भाई गल्फ ओमान, ठीक है, ये ओमान है तो ओमान। फिर नीचे देख लेते हैं, तो इसको इसका कोड क्या हो जाएगा? PHO, ठीक है। तो जो ऊपर पड़ता है हमारा पेनिनसुला में वो PHO, पर्शियन गल्फ, हॉर्मस और ओमान, और जो नीचे पड़ता है वो क्या है? रेड सी, बाब एल मंदेब, और फिर गल्फ ऑफ एडन, ठीक है, गल्फ ऑफ एडन। डन है। तो हमारा हो जाएगा RBA, रेड सी, बाबल मंदब ऑफ गल्फ ऑफ एडन। तो देखो हल्का सा और याद कर लेते हैं, ये रेड सी में इस तरफ आते हैं तो वो ठीक है, इस तरफ चले जाएं तो यहाँ पे आपका आ जाएगा सुएज कैनाल, सुएज, और ये आ जाएगा गल्फ ऑफ अकाबा, ठीक है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसके ऊपर से भी 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है, तो भाई इस बार आए तो ऐसा ना हो कि हमें ना आता हो, ठीक है। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। और ये आपके आज के क्वेश्चन होंगे, देख जरूर लीजिएगा, फिर हम इसको डिस्कस भी कर लेंगे कल। और इसकी PDF आपको अगेन टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। इतना सुनने के लिए आपका शुक्रिया। जय हिंद।